7वीं सदी के बाद इस्लाम के उदय ने पश्चिम एशिया और पड़ोसी क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्षों पर गहरा प्रभाव डाला। आरंभिक खलीफों द्वारा स्थापित अरब साम्राज्य में अरब के अलावा सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन शामिल थे। अरब कबीलों के अंदरूनी मतभेदों और गृह युद्धों के कारण 8वीं सदी के मध्य में दमिश्क में बैठा खलीफा अपनी सत्ता खो बैठा और अब्बासी नाम का एक नया वंश सत्ता में आया। अब्बासियों ने शहर बगदाद को अपनी राजधानी बनाया, जो कि खुद को पैगंबर मोहम्मद साहब के कबीले से होने का दावा करते थे। लगभग 150 वर्षों तक अब्बासी साम्राज्य दुनिया के सबसे शक्तिशाली और फलते फूलते साम्राज्यों में से एक रहा। उसके चरम काल में उस क्षेत्र की सभ्यता के सभी क्षेत्र उसमें शामिल थे, जैसे उत्तरी अफ्रीका के भाग, मिस्र, सीरिया, ईरान और इराक भी शामिल थे। अब्बासी खलीफा उत्तरी अफ्रीका के कुछ सबसे उपजाऊ क्षेत्रों को नियंत्रित करने के अलावा भारत को जोड़ने वाले प्रमुख व्यापारिक मार्ग जैसे भूमध्य सागर क्षेत्र को भी नियंत्रित करते थे। और इसी मार्ग से आगे चलकर 5वीं शताब्दी में भारत में विकसित हुई दशमलव प्रणाली अरब दुनिया में पहुंची। यानी ये सब व्यापार के माध्यम से संभव हो पाया। ठीक उसी तरह जैसे वायु अपर्दन से कठोर पत्थर के कण एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाया करते हैं। अल ख्वारिज़मी ने अल जब्र नामक पुस्तक लिखी थी और इसी पुस्तक के शीर्षक अल जब्र को आधुनिक समय में गणित की एक शाखा को अलजेब्रा के नाम से जाना जाता है। अल ख्वारिज़मी ने दशमलव प्रणाली को अरब दुनिया में लोकप्रिय बनाया। एवेलार नाम के एक भिक्षु के जरिए यह ज्ञान 12वीं सदी में यूरोप पहुंचा, जहां उसे अरब अंक प्रणाली के नाम से जाना गया। खगोल शास्त्र और गणित से संबंधित अनेक भारतीय ग्रंथों के अरबी अनुवाद हुए। चरक और सुश्रुत के आयुर्विज्ञान संबंधी ग्रंथों में भी अनुवाद हुए। और अब बात करते हैं अलग अलग समय में आए खलीफाओं के द्वारा अरब के उत्थान में किए गए योगदान के बारे में, और उसमें भी भारत का क्या योगदान था। 9वीं शताब्दी के सबसे मशहूर खलीफा अल मामून और हारून अली रशीद थे। इन्होंने ज्ञान विज्ञान में प्रवीण लोगों को संरक्षण दिया। आरंभ में अरबों ने जिन प्राचीन सभ्यताओं को जीता था, उनके वैज्ञानिक ज्ञान और प्रशासनिक कौशल को आत्मसात करने की उल्लेखनीय क्षमता दिखाई। हालांकि अब्बासी खलीफा रूढ़िवादी मुसलमान थे, लेकिन फिर भी प्रशासन चलाने के लिए ईसाई व यहूदी जैसे गैर मुसलमान को तथा गैर अरबों को भी नियुक्त करने में उन्हें कोई हिचक नहीं थी, खासकर ईरानियों को, जिनमें से अनेक पारसी थे और बौद्ध भी थे। अब्बासियों ने सभी दिशाओं में ज्ञान के दरवाजे खोल दिए, बशर्ते वह ज्ञान इस्लाम के बुनियादी तत्वों को चुनौती न दे। खलीफा अल मामून ने यूनानी, बैजंतीनी, ईरानी और भारतीय सभ्यताओं के ज्ञान ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करने के लिए बगदाद में एक बैत उल हिकमत यानी एक ज्ञान गृह की स्थापना की। खलीफों की कायम की हुई मिसाल को कुलीनों ने भी अपनाया और बहुत कम समय में विभिन्न देशों के सभी वैज्ञानिक ग्रंथ अरबी में उपलब्ध हो गए। कंपास, कागज, छपाई और बारूद, यहाँ तक कि मामूली सी एक पहिया ठेला गाड़ी भी इस काल में चीन से अरबों के माध्यम से ही यूरोप तक पहुंची। वेनिस के मशहूर यात्री मार्को पोलो ने चीन के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने तथा चीन यूरोप व्यापार पर अरबों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए ही चीन की यात्रा की थी। भारतीय व्यापारी और सौदागर इराक और ईरान के बाजारों में जाते रहे तथा बगदाद में खलीफा के दरबार में भारतीय चिकित्सकों और उस्ताद कारीगरों का स्वागत किया जाता रहा। संस्कृत के अनेक साहित्यिक ग्रंथ का अरबी में अनुवाद किया गया, जैसे कि पंचतंत्र का अनुवाद कलील बा दिम्ना के नाम से हुआ, जो कि बाद में पश्चिम में ईसप की कथाएं यानी कि एसोप्स फेबल्स का आधार बन गए। अरबियों पर भारतीय विज्ञान और दर्शन का विस्तृत प्रभाव पड़ा था और भारतीय विज्ञान के विभिन्न ग्रंथों का बड़ी संख्या में अनुवाद भी किया गया। 10वीं सदी के आरंभ तक अरब इस स्थिति में पहुंच गए थे कि वे विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं कोई योगदान कर सकें। इस काल में अरब दुनिया में ज्यामिति, बीजगणित, भूगोल, रसायन और चिकित्सा आदि के विकास ने उसे विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बना दिया। दुनिया के कुछ सबसे समृद्ध पुस्तकालय तथा प्रमुख वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं अरब दुनिया में इसी काल में स्थापित की गई। लेकिन याद रखने लायक बात यह है कि इनमें से अनेक उपलब्धियां अरब से बाहर यानी खुरासान, मिस्र, स्पेन आदि के लोगों द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम थी।
इसे अरब विज्ञान इसलिए कहा गया क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में अरबी भाषा ही साहित्य और चिंतन का माध्यम थी। अरब दुनिया में विभिन्न देशों के लोग स्वतंत्र रूप से जहाँ चाहे वहाँ आ जा सकते थे, जहाँ चाहे वहाँ काम कर सकते और बस सकते थे। और 12वीं सदी आते-आते इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले राजनीतिक और आर्थिक विकास क्रमों के कारण और इससे भी बढ़कर मुक्त चिंतन का गला घोंटने वाले रूढ़िवाद की वृद्धि के कारण ज्ञान विज्ञान का पतन होने लगा था। इस सदी में भारतीय विज्ञान की गति भी धीमी रही। शायद ऐसा इसलिए हुआ हो क्योंकि इस समय भारत बड़े पैमाने पर बाहरी आक्रमण के साथ-साथ आंतरिक उथल-पुथल भी झेल रहा था। लेकिन स्पेन में 14वीं शताब्दी तक इसका विकास जारी रहा। यह जानकारी इकट्ठा की थी सतीश चंद्र की पुस्तक मध्यकालीन भारत से। आज के वीडियो सेगमेंट में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।